लूट की खुली छूट ये कहते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और ये भी कहते हुए कि छत्तीसगढ़ में युवाओं में आक्रोश और इस बार तख्तापलट होकर रहेगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज का जो मतदान है वो 17 नवंबर को होना है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी डोज है। अंतिम दौर के इस चुनाव प्रचार में मेरे सहयोगी महिमा सिंह कंवर ने छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव से खास बातचीत की। तमाम सवाल उनसे पूछे, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव, जिनको बाबा भी कहते हैं और इनकी स्पष्टवादिता के विपक्षी भी मुरीद है। सबसे पहले भाटो 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं आपको बाबा कह के बुलाऊं या टी.एस. सिंहदेव जी? टी.एस. बाबा कह के बुलाऊं? सबसे पहले मुझे ये कहानी जाननी कि बाबा नाम आपका कैसे पड़ा, मतलब घर के बच्चे बाबा, एक से ज्यादा बच्चे हो गए तो फिर अलग अलग नाम, टीएस बाबा, बड़े बाबा, छोटे बाबा, टीएस बाबा। तो बचपन से ही आपको पॉलिटिक्स में जाना था या फिर बाबा चाहते थे कि कुछ और करना है लाइफ में? मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आना चाहता था। मुझे पॉलिटिक्स, जिस रूप में पॉलिटिक्स अब आमतौर पे देखी जाती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, आज भी पसंद नहीं। मैं अपना कुछ करना चाहता था, अपने से इंडिपेंडेंटली। सर्विस में नहीं जाना चाहता था, अपना कुछ। आप तो राज परिवार से हैं, तो लोगों की सेवा करने का शुरू से ही रहा होगा। जी, लोगों से पारिवारिक परिवेश के कारण जुड़ाव जरूर दिखता था। फादर थे, मदर थे, सार्वजनिक जीवन में थे, फादर सर्विस में थे। फिर भी जैसे आपने कहा, राज परिवार के, यहाँ के बैकग्राउंड के हम लोग थे, तो लोग उस नज़र से उनको देखते थे। और गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए भी यहाँ के लोगों की वो बहुत मदद करते थे। मदर डायरेक्टली पॉलिटिक्स में आ गई थी और मंत्री भी रहीं, और उन लोग डायरेक्टली जुड़े हुए थे पॉलिटिक्स। मुझे पॉलिटिक्स ना उस समय पसंद, ना आज पसंद है। जैसे एंट्री कैसे हो गई? वो परिस्थिति कुछ ऐसी बनी, नगर पालिका का एक चुनाव था और डैडी ने चिट्ठी लिख के भी भेजी कि मत ज्वाइन करना। उनको लगता था कि ये थोड़ा सा आदर्शवादी टाइप का है और सामान्य जो रूटीन दुनिया है इसमें फिट नहीं होगा। वो मेरे लिए शायद लॉ का कैरियर देख रहे थे। उनने मेरे को कहा था, दो चीज उनने कही मेरे को, बाकी कभी जीवन में कुछ नहीं कहा, क्या करना नहीं करना। एक उनने कहा था कि पॉलिटिक्स में मत आना, मैं उनकी बात नहीं रख पाया। दूसरा उनने कहा था लॉ करना। मैंने लॉ कॉलेज ज्वाइन भी किया, लेकिन वो पढ़ाई का जो सिलसिला था मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो डिग्री तो उस समय ऐसी मिल जाती थी, लेकिन मैंने फिर बात आगे नहीं बढ़ाई। अच्छा, चुनाव अब आखिरी दौर में आ गया है और आखिरी दौर में अब चुनाव आ गए, तो फिर आपकी पार्टी ने नारा दिया अब की बार 75 पार। क्या ये सच में नारा है? अब ऐसा पॉसिबल आपको लग रहा है? जब आप किसी खेल के मैदान में जाते हैं तो लक्ष्य बड़ा ही रखते हैं। कुछ अचीव करना है, कैरियर है, जीवन में किसी भी पहलू में आप भाग लेते हैं, तो लक्ष्य छोटा रख के नहीं आदमी काम करता है। करना नहीं चाहिए। मेरे को लगता है कि ठीक है, लक्ष्य बड़ा रखिए। ध्यान में ये भी बात रहे कि ये लक्ष्य है, वास्तविकता से हट के भी हो सकता है। लक्ष्य एक परिकल्पना है, तो लक्ष्य हेल्दी रखिए। 71 विधायक हैं, काम अच्छा किया सरकार ने, तो 4 और क्यों नहीं आ सकते? तो उस हिसाब से कुछ साथियों ने कहा। जहां तक मेरा है, मैं हमेशा ये कहा कि 2/3 से कम अगर सीटें आती हैं तो मुझे निराशा होगी कि इस सरकार का हिस्सा बन के भी काम करने का मौका मिला, काम भी किया सरकार ने। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सरकारें मैंने पिछले 5 साल में देखी, बहुत पार्टियों की सरकारें देखी, इतना 5 साल के अंदर काम होते हुए, ठोस बुनियादी काम होते हुए मैंने नहीं देखा। इस बार भी आप फिर से इतिहास दोहराएंगे? इसमें 2 थ्योरीज हैं। मैं इतिहास का स्टूडेंट भी रहा, और एक थ्योरी ये है कि इतिहास कभी अपने आप को दोहराती नहीं, और एक लोग कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो मैं उस बात का मानने वाला हूं कि इतिहास में कभी कोई चीज दोहराई नहीं जाती। मिलती जुलती होती हैं, लेकिन हमेशा अलग रहती हैं। और ये जो पिछले बार का नतीजा था, एक बहुत सुखद संयोग था। साल 2018 में आपने कर्ज माफी, धान की खरीदी 2500, ये आपने दिया था घोषणा पत्र, और काफी ज्यादा सफलता कांग्रेस पार्टी को मिली भी थी। इस बार अगर सरकार बनती, कुछ ऐसी घोषणा आप कर सकते हैं या करने वाले हैं? हो चुकी हैं। कर्जा माफी की बात राहुल जी ने कही है। सरगुजा और बस्तर संभाग में बारिश अच्छी नहीं हुई, फसल पे विपरीत प्रभाव पड़ा है।
आउटपुट उतना नहीं होगा किसान को, कम पैदावार पे उसको लोन भी पटाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर से निर्णय लिया गया है कि कर्जा माफी करेंगे और धान की खरीदी 3200 रुपए में करेंगे। से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि आपके स्टेट प्रेसिडेंट है मोहम्मद मरकाम जी, उन्होंने कहा था कि अब कोई घोषणा नहीं होगी, उसके अगले दिन ही आपके मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी महिलाओं के लिए 15,000 रुपए। तो ये मतलब बेचैनी है किसी चीज़ की या फिर वैसे ही? ये विचार में था, पहले दिन से विचार में था। हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो ये घोषणा की, कर्नाटक में चुनाव लड़ा, घोषणा की, दोनों जगह सरकार रही। प्रियंका जी मध्य प्रदेश गई थी, वो पहली गारंटी के रूप में इसको प्रस्तुत कर चुकी थी। राजस्थान में भी मेरे ख्याल से इसको अनाउंस किया गया है। तो छत्तीसगढ़ एक कांग्रेस रूल स्टेट जो इलेक्शन में जा रहा था, तो ऑब्वियसली उसके सामने था कि हमको ये करना चाहिए। विमेन्स एम्पावरमेंट की भी बात है, और जिस प्रकार की पॉलिटिक्स में घोषणाएं होती हैं एम्पावरमेंट के साथ, वो करने से पॉलिटिकल एडवांटेज भी लोग कहते हैं कि मिल सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो कहती थी ये रेवड़ियां हैं। प्रधानमंत्री कहते थे कि रेवड़ियां हैं, हम रेवड़ी नहीं बांटते और ना हम बांटेंगे। उनने घोषणा पत्र निकाला, उसका हिस्सा ये था। हम लोग जब इस पे चर्चा कर रहे थे तो राहुल जी, खड़गे सर, शीर्षस्थ हमारा टॉप मोस्ट जो लीडरशिप है, उनका क्लियर नजरिया था और क्लियर डायरेक्शन था। महतारी वंदन योजना जो भी बीजेपी लेकर आ रही है, वो कह रहे हैं हम 12,000 महिलाओं को देंगे, तो आपकी पार्टी भी तो 15,000 दे रही है, और अगर उन्होंने 12,000 की बात यहाँ पर की है तो फिर उस चीज का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो कागज पर्चे वो बना के भेज रहे हैं उसमें प्रिंट लाइन नहीं है। ये अनिवार्य है इलेक्शन कमीशन का और ऐसे भी कि किसी भी पैम्पलेट को आप छापें तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम होना चाहिए, नंबर ऑफ पैम्पलेट्स आप जो लीफलेट्स हैं या जो भी हैं आप छाप रहे हैं उसका उल्लेख होना चाहिए, क्लियरली इसका उल्लेख होना चाहिए। उसका वायलेशन है। हमारी को उनकी घोषणा से कोई आपत्ति नहीं है, हमने तो खुद ही की है। 40,000 सीटों से आप मतों से आप जीते थे पिछली बार चुनाव, क्या इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है? इस पर तगड़ा मार्जिन होगा? पहला चुनाव में 1,000 से कम वोटों से जीता था 2008 में, और उस समय मेरे मन में था कि म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट के रूप में भी मैंने 10 साल यहाँ काम किया, संतोषजनक काम था। और उस दिन से मैंने तय कर लिया, उसी रात से जिस दिन रिजल्ट आया था, कि मैं अब आकलन कभी नहीं करूंगा हार जीत का, कि जीतना है 1 वोट से भी जीते तो ठीक है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने कोई कमिटमेंट की है टीएस बाबा को इस बार? कमिटमेंट्स नहीं होते, पॉलिटिक्स में होने भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, और असेसमेंट्स होने चाहिए। तो असेसमेंट्स के हिसाब से जो भी परिस्थिति बनती है। कई आरोप लग रहे हैं मौजूदा सरकार पर घोटालों को लेकर, पीएससी घोटाला, मतलब लिस्ट बड़ी लंबी है। महादेव ऐप को लेकर के आप इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? पीएससी घोटाले में कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो नाम दिए हैं उसमें कहा है कि रिश्तेदार है, तो कौन किसका रिश्तेदार है तो बताओ। ये आरोपों वाले हैं। राजीव गांधी के ऊपर बोफोर्स का आरोप, उनकी मृत्यु के 10-12 साल बाद स्थिति ये बनती है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई मामला ही नहीं है। पार्लियामेंट में 1,84,000 का कोयला घोटाला, बहुत बड़ा स्कैम। यूपीए का बहुत बड़ा स्कैम। 3G घोटाला 1,30,000, बहुत बड़ा स्कैम। 9.5 साल से ये सरकार में है, कुछ हुआ? ये आरोप के आधार पे लांछन लगा के अपने राजनीतिक परिस्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करने वाले लोग हैं। महादेव ऐप में जिसके यहां से आपने पैसे पकड़े उसको गवाह बना के आप किसी के ऊपर बात लगा रहे हैं। जिसके यहां नगद पैसे पकड़े, यानी जो मुजरिम साबित हो गया, नगद कैश आपने उसके पास से रिकवर किया अनअकाउंटेड, उसकी बात पे आप कह रहे हो कि दूसरे के ऊपर ट्रेल तो होना चाहिए। मुख्यमंत्री के करीबी बताए जा रहे हैं वो लोग। कैसा करीबी है? हम लोग तो राजनीति में हैं तो हजारों लाखों लोगों के परिचित होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ा ना कि वो जो काम करेगा वो हमसे जुड़ा हुआ है। कहीं लिंक होना चाहिए ना कि वो परिचित व्यक्ति है, उसके पास से पैसा यहां से आया, यहां से आया, ऐसे आया। 508 करोड़ रुपए हवा में तो नहीं आएंगे, यानी कोई छोटी सी चीज तो नहीं है 508 करोड़ रुपए। 508 करोड़ रुपए नगद में आते होंगे ना, या तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल हो, बैंक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको ट्रेस करके आप बताओ। उसमें ही ईडी के प्रेस रिलीज में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल नहीं है, तो उतने 508 करोड़ रुपए कमरा मत भर जाए। ऐसे ही
बिना किसी सबूत के। आपने पूरा प्रदेश घूमा है, आप मौजूदा सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे काम को लेकर? ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सही आंसर। 7 out of 10। मतलब अभी काम करना बाकी है। हाँ, निश्चित रूप से इसमें देखिए, मेरे मन में एक जो बात है कि कर्मचारियों और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो हमने कहा था वो हम कुछ कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए, तो वो एक लैकुना है। दूसरी बात शराबबंदी को लेके आती है। टफ निर्णय था, बहुत टफ निर्णय था। उसको घोषणा पत्र में लाने के पहले बहुत मंथन हुआ था, बहुत पक्ष थे और बहुत लोगों का कहना था कि ये ना तो हो सकता है ना हो पाएगा, और बहुत लोग विरोध भी कर रहे थे। मेरे साथ के लोग, मैं तो सेवन नहीं करता हूँ, कि मेरे साथ के करीब करीब सभी साथी सेवन करते हैं, और उन्होंने कहा था दादा अगर आप ये लेके आए तो हमारा वोट नहीं मिलेगा। तो इसके राजनीतिक पहलू अलग थे, सामाजिक पहलू अलग थे, डोमेस्टिक वायलेंस के पहलू अलग थे, खर्चे परिवार पे बोझ बन जाते हैं वो अलग थे, आदमी के व्यवहार से वो लचर हो जाता है वो पहलू अलग थे। इन बातों को लेके एक मूवमेंट भी महिलाओं ने चला रखा, तो ये हुआ कि नहीं चलिए शराबबंदी, वो भी ट्राइबल एरिया में नहीं, नॉन ट्राइबल एरिया में ये घोषणा हुई थी। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम शायद नहीं कर पाए। उतना 10 out of 10 के लिए तो सब करना चाहिए, तो 10 out of 10 मतलब कोई भी नहीं मानेगा। टीएस बाबा को अगर प्रदेश की जिम्मेदारी मिलती है तो वो तैयार है इसको लेकर? क्यों नहीं। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे टीएस बाबा। कैमरामैन विवेक के साथ मैं महिमा सिंह कंवर, अंबिकापुर से।